नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। हम एनसीईआरटी सार संग्रह कर रहे थे और क्लास 37 में हमारी आज की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां पढ़ रहे हैं। देखिए, हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो हिस्ट्री है वो कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल हम कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत हम पढ़ चुके हैं और हमारा आधुनिक भारत जो है वो चल रहा है। ये सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है 37वीं क्लास शुरू करते हैं। हम इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत जो है दिया गया है। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? जब इलाहाबाद की संधि होती है तब से वास्तविक रूप में अंग्रेजों का भारत पर राजनीतिक नियंत्रण जो है वो प्रारंभ हो गया था। अगर इलाहाबाद की संधि की बात करें तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो जो वारेन हेस्टिंग्स था इसने 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है। देखिए, भारत में अगर न्यायिक सेवा के जन्मदाता की बात करें तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो वर्ष 1774 आता है उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश होता है वो एलिजा इम्पे होता है। कौन होता है? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे है, भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1883 में पहली जो आईसीएस अधिकारी बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, आईसीएस, देखिए पहले जो है आईएएस अधिकारी नहीं होता था, आईसीएस अधिकारी उसे बोला जाता था। तो पहले आईसीएस अधिकारी थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और कब बने थे? 1863 में। बात करें अगले प्रश्न की तो हम देखने वाले हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग कौन कौन से आए? एचिंसन आयोग आया लॉर्ड डफरिन के समय में 1886 में। इस लिंगटन आयोग आया और ये कब आया था? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसके बाद ली आयोग आया है लॉर्ड रीडिंग के समय में 1923 में। तो ये तीनों आयोग जो हैं ये लोक सेवा संबंधी आयोग थे, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। यह भी याद रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? हैदराबाद। 1798 ईस्वी में इसने क्या है? सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। देखिए 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय किया गया। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। अगर डलहौजी के कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 ईस्वी तक का जो काल है, जो मतलब गवर्नर जनरल का काल है, वो डलहौजी का काल है। और इसके तहत इसने 1849 में ये जो राज्य हड़प नीति के तहत पंजाब को हड़पा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है, राज्य हड़प नीति में क्या कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मतलब जिन राज्यों
का निर्माण अंग्रेजों की सहायता से हुआ है, वो लोग क्या है, अपने उत्तराधिकार के लिए किसी बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और वो जो राज्य होगा किसकी शरण में चला जाएगा, अंग्रेजों की शरण में चला जाएगा। तो ये थी राज्य हड़प नीति। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का जो अधिग्रहण है वो डलहौजी ने किया था। अब बात करेंगे व्यापकगत जो सिद्धांत था, ठीक है, जो डलहौजी का, उसके अंतर्गत अधिग्रहित राज्य कौन से थे, मतलब किन किन को हड़पा गया था। सबसे पहले बात करें सतारा की, 1848 के तहत इसको व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत इसको जो है हड़पा गया था। जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में। तो ये जो लाइन है ये याद रखिएगा, पहले कौन था बाद में कौन था। ठीक है, सबसे पहले सतारा था, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, उसके बाद उदयपुर। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ठीक है, उदयपुर, ये उदयपुर ऐसे वाला है, उदयपुर। 1852 में झांसी को 1853 में हड़पा गया, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? जब लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? यानी कि जो आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, ये किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है, देखिए, राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1880 ईस्वी में, और भारत का यह पहला अकाल आयोग था, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है, नेपाल पर 1816 में अधिकार किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। उसके बाद सिंध पर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में अधिकार किया गया। भूटान पर लॉर्ड लॉरेंस के काल में 1865 में अधिकार किया गया। बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में अधिकार किया गया। तो ब्रिटिश काल के दौरान नेपाल, सिंध, भूटान, बर्मा, इन चारों देशों पर अधिकार किया गया। उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से वायसराय थे, वो आपके सामने दिए गए हैं, एक बार इनको देख लीजिए। तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास जो होगी 38वीं क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये रीट का टॉपिक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो मैंने जो रीट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उसमें जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली जो 38वीं वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आप रीट की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।